कई शेरों को जब किसी एक रचना में रख देता है तब वो गज़ल कहलाती है। गज़ल आज हम लोग फिराक गोरखपुरी की गज़ल पढ़ेंगे। बच्चों, गज़ल भी उर्दू साहित्य का हिस्सा है और बड़ा नाजुक शब्द है गज़ल। गज़ल कई शेरों को जब शायर रचता है और कई शेरों को जब किसी एक रचना में रख देता है तब वो गज़ल कहलाती है। गज़ल में अंदाज़े बयां यानी कहने का ढंग ही खासियत रखता है, विशेषता रखता है। किसको कितना कहने आ रहा है, रखने आ रहा है। इसमें फिराक साहब ने फिर वही भाषा शैली जो उर्दू और हिंदी और लोक भाषा के शब्दों का जो एक साथ समाहित करके इसको लिखा है, और इसी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। उसी को आप इसमें देखेंगे। इस गज़ल का पहला शेर है जो प्रकृति के सौंदर्य को उद्घाटित करता है, बताता है। उसको देखें। नव रस, नया रस, नए तरह का स्वाद, गूंचें, कलियां, पंखुड़ियां, कलियों की पंखुड़ियां, नाजुक यानी कोमल, गिरहें का मतलब हुआ गांठ, कली की गांठ, यानी कली की गांठ जब खुलती है तो वो कली से फूल बनने लगती है और पंखुड़ियां जो है उसकी खुल जाती हैं। खोलें यानी एक ऐसा प्रकृति में मौसम आया कि उस मौसम में, जिसको आप बसंत भी कह सकते हैं, कि ऐसे मौसम के आने पर पुष्पों की जो कलियां हैं वो अपनी गांठ को खोलकर फूलों में तब्दील हो रही हैं, और उनको देखकर, उन पुष्पों को देखकर, उन फूलों को देखकर जो कलियों से बनी हैं, कलियों ने गांठ खोलकर जो पुष्प फूल का रूप ले लिया है, उसको देखकर नए तरह के रस यानी नए तरह का आनंद देखने वाले को मिलता है। और वो पुष्प, वो फूल अपनी पंखुड़ियों को खोलने के बाद करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं उड़ जाने को, रंगो बू, उन फूलों के रंग और बू खुशबू, उड़ जाने के लिए। कहाँ? गुलशन में। इस पूरे वातावरण में, बगीचे में, बागवान में, पूरे वातावरण में पर तोले हैं। अपने परों को, जैसे चिड़िया पर को खोलकर आकाश में उड़ जाना चाहती है, ठीक इसी प्रकार से पुष्प भी अपने रंगों और बू खुशबू के पर को खोलकर पूरे वातावरण में फैल जाना चाहते हैं, पूरे वातावरण को सुगंधित और रंगीन बनाना देना चाहते हैं। ऐसा जब मौसम आता है फूलों का, तो फूल अपने इस तरह के नए रस से पूरे वातावरण को रंग देते हैं। यह चित्र प्रकृति का फिराक साहब ने अपने इस गज़ल के पहले शेर में रखा। अब दूसरा इस गज़ल का शेर है, क्या है? तारे आंखें झपकाए। तारे कब दिखाई देते हैं? रात में। रात में तारे आंख अपनी झपका रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं तारे रात में।
जर्रा जर्रा सोए है। जर्रा जर्रा का मतलब कण कण, एक एक कण धरती का सो रहा है। यानी रात हो गई है और इतनी ज्यादा रात हो गई है कि अब तारे भी सोने जा रहे हैं, उनकी भी आंख लग रही है। प्रकृति का धरती पर एक एक कण सोने जा रहा है, सो रहा है। ऐसे में क्या होता है? तुम भी सुनो हो यारों। फिराक साहब कहते हैं कि हे यारों, दोस्तों, तुम भी सुनो। ऐसे माहौल में, शब में सन्नाटे, शब का मतलब रात में, ये रात का सन्नाटा कुछ बोले है। यानी इस सन्नाटे में भी कोई न कोई एक ध्वनि आ रही है, एक आवाज आ रही है, एक संदेश आ रहा है। और कहा जाता है कि जो बोल कर नहीं कोई कह पाता है वो खामोशी कह जाती है। तो यहाँ रात का सन्नाटा भी बहुत बड़ी बात कह जा रहा है, और इस बात को, इस सन्नाटे को तुम भी सुनो यार। तीसरा शेर, हम हो या किस्मत हो। फिराक साहब कह रहे हैं कि हम हों या किस्मत हो, हर आदमी की एक किस्मत होती है। हमारी दोनों को एक ही काम मिला। कह रहे हैं दोनों को, हमको भी और हमारी किस्मत को भी, दोनों को एक ही काम मिला हुआ है। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं, सामाजिक शेर है ये, और समाज में ऐसे व्यक्तियों की ओर इशारा कर रहा है कि जो लोग ऐसे होते हैं कि व्यक्ति भी और व्यक्ति की किस्मत भी, दोनों को एक ही जैसा काम मिला होता है। मानो क्या काम है? किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। ऐसे व्यक्ति की किस्मत भी रोती है कि मैं किस व्यक्ति की किस्मत हूँ, और वह व्यक्ति अपनी किस्मत पर रोता है। अर्थात कि जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, काम करता ही नहीं है कह लीजिए, बैठा रहता है, अकर्मण्य और निकम्मा होता है, और जो भी फल उसको जीवन में मिलता है वह अपनी उस फल का दोष अपनी किस्मत को दे देता है। और किस्मत जो है इस बात पर रो रही है कि मैं ऐसे व्यक्ति की किस्मत हूँ जो करता कुछ नहीं, और जो भी पाता है उसका दोष मुझे पर ढकेल देता है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ें ना, आपको अच्छा रिजल्ट ना आए, तो आप कह देते हैं कि ये तो रिजल्ट मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, ऐसा आ गया। और किस्मत कह रही है कि मैं ऐसे विद्यार्थी की किस्मत हूँ कि जो पढ़ता ही नहीं है, काम करता ही नहीं है कुछ, और जो भी परिणाम आता है वो मेरे भरोसे पर खेल जाता है, मुझको दोष लगा देता है कि ये तो मेरी किस्मत का दोष है। तो समाज में ऐसे व्यक्तियों की ओर इशारा किया गया है जो आलसी होते हैं, किसी काम के नहीं होते, हमेशा किस्मत के भरोसे जीने वाले होते हैं। अगला शेर है, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये भी एक सामाजिक समस्या को उठाने वाला शेर है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं कि दूसरों को बदनाम ही करते रहते हैं। कहीं बैठेंगे तो किसी न किसी की शिकायत, आलोचना करते रहेंगे। तो वो ये नहीं जानते कि मेरी अगर आदत यही रहेगी कि मैं जहाँ भी जाऊँगा किसी न किसी की शिकायत करूँगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सोचने लगेंगे कि इस व्यक्ति का यही काम ही है कि जहाँ बैठता है वहाँ दूसरों की ही शिकायत करता रहता है। तो लोग उसके बारे में ये धारणा बना लेंगे, ये सोच बना लेंगे कि ये खुद ही आदमी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पास और कोई काम नहीं, सिर्फ यही काम है कि जहाँ भी जाएं
जहाँ भी बैठें, जिससे भी मिलें, सिर्फ एक ही काम करें, दूसरे की शिकायत करें। तो ऐसा करके वह दूसरों को बदनाम नहीं करता बल्कि स्वयं ही बदनाम हो जाता है। बड़ा अच्छा शेर है ये, कि जो मुझको बदनाम करे हैं। फिराक साहब कहते हैं कि ऐसे लोग जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच सकें, अगर वो इतना सोच लें कि ऐसा करने से, हर जगह मेरी बदनामी करने से क्या हो रहा है, मेरा पर्दा खोले हैं, यानी मुझको बदनाम कर रहे हैं, या अपना पर्दा खोले हैं, या स्वयं ही वो बदनाम हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को बदनाम करते करते स्वयं बदनाम हो जाते हैं। इनकी तरफ इशारा किया गया है इस शेर में। अगला शेर है कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम बददुरुस्ती है होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। इस शेर में फिराक साहब कहते हैं कि एक शब्द आया है बददुरुस्ती ए होशो हवास, उर्दू का शब्द है ये। इसमें बददुरुस्ती होशो हवास का मतलब पूरे होश से, सोच समझ कर, पूरे विवेक के साथ सोच समझ कर। शायर इसमें कह रहा है कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम। कभी कभी हम ऐसा भी काम करते हैं कि हमको पूरे होश के साथ, पूरे सोच समझ कर कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसा भी हम सौदा करते हैं। कभी कभी ऐसा सौदा करना पड़ता है, विशेषकर प्रेम मोहब्बत में, कि हमको बड़े होशो हवास से कीमत अदा करनी पड़ती है। तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। उस प्रेम मोहब्बत में जब भी हम सौदा करें तो होशो हवास के साथ करें। होशो हवास के साथ अगर सौदा नहीं करेंगे तो हमको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ता है, और नुकसान देखने पर हमको घाटा ही घाटा मिलता है। इसलिए जब भी हम किसी काम को करें, विशेषकर प्रेम मोहब्बत में, तो जो कीमत अदा करें, उस कीमत को अदा करने में अपने दिमाग का, अपने होश का, हवास का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है और मैं उसको यहाँ कोट कर देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि मेरे बच्चे तू इश्क कर, मगर हद से गुज़र जाने का नहीं। वही बात यहाँ पर भी है कि इस सौदे में हमेशा हद का ध्यान रखना चाहिए। सौदा करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें हमें सिर्फ घाटा ही घाटा उठाना पड़े। अगला शेर है इस गज़ल का, तेरे गम का पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की बात की गई है जो वियोगी है। वियोगी माने जो प्रेम किया है और प्रेम करने में बिछड़ गया है अपने साथी से। तो बिछड़ जाने के बाद हमेशा वो उसको सोचता ही नहीं रहता है, कभी कभी उसको भी याद करता है, लेकिन जिससे बिछड़ गया है वो ये चाहता है कि वह सदैव मुझे ही याद करता रहे, सारा काम धाम अपना छोड़ करके मेरे बारे में ही सोचता रहे। अगर वो उसी के बारे में सोचता रहेगा तो और अपने सामाजिक दायित्व, पारिवारिक दायित्व और जो उसके जिम्मेदारियां हैं वो कैसे करेगा। तो उसको वो जवाब दे रहा है कि जो उसका प्रेमी ये चाहता है कि नहीं, सिर्फ वो हमेशा 24 घंटे मेरे बारे में ही सोचता रहे। उससे कह रहा है आशिक कि तेरे गम का पाशे अदब है, तुझसे बिछड़ने के बाद जो मुझे गम मिला है उसका अदब मैं करता हूँ, उसकी मैं इज्जत करता हूँ।
पर कुछ दुनिया का ख्याल भी है, पर मेरे ऊपर कुछ दुनिया की जिम्मेदारियां भी हैं, उसका भी ख्याल करना पड़ता है। और भी काम मेरे पास हैं, और भी दायित्व मेरे पास हैं, उस दायित्व और जिम्मेदारियों का निर्वाह भी तो करना पड़ता है। सिर्फ प्रेम ही प्रेम तो नहीं करना पड़ता है। तो उसको समझा रहा है कि नहीं, तेरे बिछड़ने का गम मुझे है, उसकी मैं इज्जत भी करता हूँ, लेकिन कुछ दुनिया की जिम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर हैं। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। जब अपने उस जिम्मेदारियों से, उस दुनियादारी से फुर्सत पाता हूँ तो तुझे भी याद करता हूँ, और तेरे लिए भी चुपके से कहीं खड़े होकर आंसू, तेरे बिछड़ने के गम का आंसू भी मैं अपनी आँखों से बहाता हूँ, और तुझे भी याद करता हूँ, तुझे भी स्मरण करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर सिर्फ 24 घंटे मैं तेरे ही प्रति, तेरे गम में ही आंसू बहाता रहूं। ऐसा नहीं। ये एक सावधान सतर्क प्रेमी का, जिम्मेदार प्रेमी की भावना है, और बड़ी स्वस्थ भावना है, बहुत बड़ा स्वस्थ संदेश है अपने उस दोस्त के प्रति, उस प्रेमी के प्रति जिससे वो बिछड़ गया है। अगला शेर है कि फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। आलमे हुस्न इश्क में भी, इसमें इश्क की, प्रेम की, मोहब्बत की विशेषता को बताया गया है कि इश्क जो होता है, मोहब्बत जो होती है, उसका ये फितरत है, स्वभाव है कि उसमें तवाज़ुन होना चाहिए। तवाज़ुन का मतलब संतुलन, बैलेंस। जब भी इश्क करें तो इस इश्क को करते समय इस संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। ये इश्क करने वालों के प्रति संदेश है फिराक गोरखपुरी का कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लें। इस संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हम प्राप्त करने की अपने प्रेमी से अपेक्षा करें, उम्मीद करें, आशा करें, उतना ही हमको इसमें समर्पण की भी भावना रखनी चाहिए। सिर्फ हम दूसरे से पाने की ही उम्मीद रखें कि वह अपना सर्वस्व हमको दे डाले और हम उसको अपना लेश मात्र भी देना ना चाहें, ऐसा इश्क और मोहब्बत में नहीं होता है। इसमें वही होता है कि जितना हमको प्राप्त करने की आशा रखनी चाहिए, उतना ही ज़्यादा इसमें समर्पण की भी भावना रखनी चाहिए, क्योंकि इश्क बहुत ही कठिन सौदा है, मुश्किल सौदा है। इसमें सौदा करने के लिए आदमी को अपना सर्वस्व निछावर भी करना पड़ता है। एक शायर ने कहा है कि इश्क पर जोर नहीं जालिम, ये वो आतिश है जो लगाए न लगे और लग जाए तो बुझाए न बने। इसलिए ये लगाने से नहीं लगती और लगती है तो बुझाए नहीं बुझती। इसी कारण इसमें हमेशा संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। तलवार पर की धार पर चलने के समान कठिन काम है ये, और इस कठिनाई में जब तक हम बैलेंस नहीं रखेंगे, संतुलन नहीं रखेंगे, एक दूसरे की भावना का बराबर ख्याल नहीं रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की बराबर कद्र नहीं करेंगे, तब तक इश्क मोहब्बत हमेशा अपने परवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला देखें, आबो ताब अशार न पूछो तुम भी आँखें रखे हो। आबो ताब अशार का मतलब होता है चमक दमक। जैसे होता है कि हम चकाचौंध में किसी को देखकर
और उस चकाचौंध को देखकर विश्वास कर लेते हैं। उसमें वास्तविक चीज़ क्या है इसको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे बाज़ार में जाते हैं और तमाम नकली चीज़ें की चमक देख करके उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करके जब ले लेते हैं तो आते हैं, और जब उसकी वास्तविकता जानते हैं तो ठगा सा महसूस करते हैं। तो शायर कह रहा है कि तुम भी आंखें रखे हो, तुम आँख रखे हो, अपनी आँख से देखो, दुनिया की चकाचौंध को देख करके आसानी से उस पर विश्वास मत करो। अपनी आँख से देखो, समझो, परखो, तब किसी चीज़ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से हमको नुकसान होता है। जैसे ये जगमग बैंतों की दमक है। बैंतों का मतलब होता है शेर। कह रहा कि जो शेर हैं ये जो जगमगा रहे हैं, इनकी दमक सही है या नहीं, इसको किसी कहने पर विश्वास मत करो। अपनी आँखों से देखो, समझो, परखो, तब विश्वास करो। या हम मोती रोले हैं, वास्तव में इसमें कीमती मोती कीमती मोती का मूल्य है कि नहीं है, मूल्यवान मोतियों की तरह ये गज़ल के शेर हैं कि नहीं, इसको तुम अपनी आँखों से देखो, परखो, समझो, तब निर्णय लो। इसके चमक दमक को देख करके तुम इस पर विश्वास मत करो। अर्थात जब भी हम कहीं जाएं तो जा कर के किसी चमक दमक को देख करके उस पर विश्वास न करें, उसकी वास्तविकता के लिए अपनी आँख से देखें, समझें, परखें, और जब पूर्ण हम आश्वस्त हो लें तब उस चीज़ पर हमको विश्वास करना चाहिए। अगला शेर है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को। रिंद का मतलब होता है शराबी। जो शराबी होता है वो शराबी को तब तू याद आता है जब वह मैखाने में होता है और शराब के नशे में होता है एक शराबी, तो उसको बहुत सी चीज़ें याद आती हैं, और जैसे ही उसका शराब का नशा उतरता है सारी चीज़ें काफूर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, और उसको कुछ भी याद नहीं रहता। अगर कोई आदमी उस समय की उसकी बात को सुन करके उसे याद दिलाता है कि तुमने तो शराब पीते समय मैखाने में मुझसे ये बात कही थी, तो नशा उतरते ही वो कहता है कि नहीं, मैंने तो ये बात नहीं कही थी। तो शराबी को शराब खाने में, शराब पी लेने के बाद, नशे में आ जाने के बाद शायर कहता है कि वैसे ही सब याद आता है जैसे रात गए गर्दू पे। गर्दू का मतलब आकाश में, रात हो जाने पर आकाश में फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं। जैसे ही फरिश्ते रात हो जाने पर आकाश में पाप और पुण्य का खाता खोलकर हिसाब किताब लगाते हैं कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा है, और रात बीत जाने के बाद वह खाता अपना बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई रिंद शराबी शराब की नशे में होता है तब उसको बहुत कुछ याद आता है, और जैसे ही शराब का नशा उतरता है उसे सारी बातें भूल जाती हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन। फिराक साहब कहते हैं कि एजाजे सुखन का मतलब बेहतरीन शायरी। कहते हैं कि ये मेरी जो शायरी है, फिराक साहब कहते हैं, ये शायरी कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इन बेहतरीन और प्रतिष्ठित शेरों में ये आवाज़ कैसे आ गई, ये कैसे बन गई इतनी बेहतरीन। फिराक साहब कहते हैं कि इस पर तो सदके यानी न्यौछावर होने का मन करता है, क्योंकि इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़ल बोले है। जब इन गज़लों के पर्दे को हटाते हैं, इसका अर्थ हमारे समझ में आता है, तो ऐसा लगता है कि ये गज़ल सामान्य गज़ल न होकर बहुत बड़े शायर थे उर्दू के मीर, जो शायरी के स्तंभ थे, जिनकी शायरी से सबकी शायरियों की तुलना की जाती है। तो फिराक साहब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये शायरियाँ इतनी बेहतरीन हैं कि इनकी तुलना मीर की
शायरी से की जा सकती है।